अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स है ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज़ टेकन एज। रिवायत के मुताबिक जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको कैसे लिया जाता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल या ज़ीरो। तो जब कोई भी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो वो ऐसे मूव कर रही होती है, और जब कोई भी बॉडी ऐसे मूव कर रही होती है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये वाली। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बॉडी का टार्क होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा ए होगा नेगेटिव। सेकंड है अ डोर रिक्वायर्स अ मिनिमम टार्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर इन ऑर्डर टू ओपन इट। एक दरवाजे को खोलने के लिए 80 न्यूटन मीटर का टार्क चाहिए होता है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हिंग्स इफ़ द डोर इज़ टू बी पुल्ड विद द फोर्स एट द हैंडल नॉट ग्रेटर देन 100 न्यूटन। हमने बताना है कि कम से कम हैंडल से लेकर कब्ज़ों तक डिस्टेंस कितना होगा दरवाज़े का अगर दरवाज़े को खींचा जाए और उस पर फोर्स लगाई जाए जो कि 100 न्यूटन से ज़्यादा ना हो। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो 0.6 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, 0.4 होगा या 0.8 होगा। तो सेकंड में देखें तो जो टार्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वो F मल्टीप्लाइड बाय R होता है। अब R फाइंड करना है जो कि डिस्टेंस है कब्ज़े से लेकर दरवाज़े के हैंडल तक, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R F से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। टार्क यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, टार्क है 80 न्यूटन मीटर और फोर्स है 100 न्यूटन। 80 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 8 डिवाइडेड बाई 10 जो होगा वो 0.8 मीटर आएगा। तो 0.8 मीटर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। सेकंड का ऑप्शन नंबर डी 0.8 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। थर्ड है टू चिल्ड्रन आर बैलेंस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ सीसा। दो बच्चे बैठे हुए हैं एक साइड, दोनों साइडों पर एक सीसा के। इफ़ वन चाइल्ड लीन्स इनवर्ड, अगर एक बच्चा अंदर की तरफ झुकता है टूवर्ड्स द पिवट पॉइंट की तरफ, हर साइड विल, उसकी जो साइड होगी वो कैसी होगी, वो ऊंची हो जाएगी, वो नीची हो जाएगी। इसके मतलब काफ़ी मवाद हमें नहीं पता, ना तो ऊपर होगी ना ही नीचे होगी। तो डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक शीशा है, ये इसकी एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, सेंटर में ये एक पिवट पॉइंट है। अब यहाँ पर एक बच्चा इसके ऊपर बैठा हुआ है, दूसरी साइड पे एक बच्चा ये बैठा हुआ है। अब ये जब इस पर टार्क लगाता है इस डायरेक्शन में तो झूला नीचे की तरफ आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। जब ये इस पर नीचे की तरफ टार्क लगाता है तो ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो जो टार्क है दोनों साइडों पे वो क्या होता है, टा इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टा इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये बच्चा जो है इसको कंसीडर करते हैं कि ये बच्चा जो है ये आगे की तरफ झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है इस पर बैठे बैठे। जब ये आगे की तरफ झुकेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा आर वो इस पिवट पॉइंट से कम हो जाएगा। पहले ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, अब ये अंदर की तरफ झुका है तो इतना कम हो गया है। अब मोमेंट आर्म यानी कि डिस्टेंस कम होने की वजह से फुलक्रम से जो टार्क है वो भी कम हो जाएगा। जब इसका टार्क कम होगा तो ये राइज़ कर जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि टार्क में कमी वाक़ई होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा 3 वो है राइज़। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए है राइज़, ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फिर क्या नहीं होना चाहिए, एट रेस्ट नहीं होनी चाहिए, मूव नहीं करनी चाहिए, रोटेट नहीं करनी चाहिए या एक्सेलरेट नहीं करनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन हमने पढ़ी हैं। समेशन एफ भी 0 हो, समेशन टा भी 0 हो तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। तो ऐसी सूरत में बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रेस्ट पे हो सकती है या मूव कर सकती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं पैदा होना चाहिए। इसका मतलब है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। फिफ्थ है द टार्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज़। एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ़ैन में जो टार्क है वो कितना होगा, अगर उसके ब्लेड की लंबाई 0.5 मीटर हो तो उसमें जो टार्क होगा वो 0.5 होगा, 2 होगा, 0.5 होगा या 0 होगा। अब देखिए जब एक टार्क पैदा, हम क्या कह सकते हैं, जब एक फ़ैन जो है वो रोटेट करता है तो उसकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन होती है, यानी एक ही स्पीड के साथ वो रोटेट कर रहा होता है और अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। अब उसको जो मूव करवा रही होती है फोर्स अपने एक्सिस पर, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टार्क इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट आर्म, एफ आर हम लिख लेते हैं, एफ डी भी लिखा जा सकता है इसको। तो जो
यहाँ पर जो फोर्स है जो कि इसको रोटेट करवा रही है अपने एक्सिस पर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है। इसका मतलब है कि मूवमेंट आर्म भी सेंटर से डिस्टेंस है ब्लेड का, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी किधर है, सेंटर की तरफ है। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो एफ आर साइन ऑफ थीटा आएगा। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो चूँकि सेंटर की तरफ है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 बन रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऐसी सूरत में साइन 0 0 होता है, तो 0 को एफ आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो यूनिफॉर्म रोटेशन के साथ अगर एक फ़ैन जो है वो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वो रोटेट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो टार्क होगा वो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, 0 न्यूटन मीटर। सिक्स्थ है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली at 0.5 meter to turn nut of wheel of a bus. The torque acting on nut is 100 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई की जाती है 0.5 मीटर पर, ताकि जो व्हील है एक बस का उसके नट को टाइट किया जा सके। टार्क कितना होगा नट पर, 500 होगा, 50 होगा, 5 होगा या 0.005 होगा। तो जो डेटा दिया गया है एफ आर है, तो फोर्स यहाँ पर 100 न्यूटन लग रही है, आर 0.5 है, तो 0.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 न्यूटन मीटर आंसर आएगा। सो जो टार्क लग रहा है वो 50 न्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेज इज, जो कम से कम डिस्टेंस होता है दो कपल फोर्सेज के दरमियान, उसको क्या कहा जाता है? मूवमेंट आर्म, कपल आर्म, रेडियस या डबल मूवमेंट। कपल क्या होता है? दो ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि एक ही बॉडी पर लग रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। अब एक स्टीयरिंग है ये गाड़ी का, इसको एक फोर्स लग रही है यहाँ पर ऊपर से, और दूसरी फोर्स यहाँ पर किधर लग रही है जी, नीचे की तरफ। अब दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कहा जाता है कपल आर्म। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। अ गर्ल पुशेस टू ओपन a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hinge. The torque is, एक गर्ल है ये धकेल रही है एक दरवाज़े को खोलने के लिए, फोर्स लगा रही है परपेंडिकुलरली। कितनी फोर्स लगा रही है? 25 न्यूटन की। और कितने फासले पर लगा रही है? 0.6 मीटर के फासले पर कब्ज़ों से, जिधर वो जो डोर है रोटेट कर रहा है। टार्क कितना होगा? इस टार्क की वैल्यू हमने बतानी है। तो टार्क को देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, टार्क हमें बताना है। अब ये लड़की जो फोर्स लगा रही है वो 25 न्यूटन लगा रही है और 0.6 मीटर तक लगा रही है। तो F इंटू आर करेंगे, फोर्स है 25 न्यूटन, 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो ये 15 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है सी, 15 न्यूटन मीटर। द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज आर इक्वल इज, किस एंगल पर जो फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं? 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 पर या 60 पर। देखें हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो फोर्स का होता है वो होता है एफ कास थीटा, और इसके बारे में कहा जा रहा है ये इक्वल है किसके? वाई कंपोनेंट के, और वाई कंपोनेंट होता है एफ साइन ऑफ थीटा। एफ कास थीटा एफ साइन थीटा के इक्वल है। अब ये किस सूरत में इक्वल होंगे? जब ये एंगल थीटा आपस में इक्वल होंगे। तो कौन सा एंगल है जिसमें दोनों की वैल्यू कास थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है? तो जो कास 45 होता है वो इक्वल होता है साइन 45 के, इसलिए हमने थीटा की जगह दोनों साइडों पर 45 लगा दिया। कास 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये होगा एफ़, और इधर भी साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 एफ़। इसका मतलब है कि फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, वो 45 के एंगल पर एक दूसरे के इक्वल होंगे। आखिरी है, सेंटर ऑफ मास सी एम इज़ डिफरेंट फ्राम सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म। सी एम और सी जी आपस में मुख्तलिफ होते हैं जब हमारे पास क्या चीज़ नॉन यूनिफॉर्म हो, चेंज हो रही हो, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स या नन ऑफ दीज। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जिस पर सारी डायरेक्शंस में जो मास होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, जबकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है, या उस पॉइंट से सारा का सारा वेट जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से आम हालात में बिल्कुल एक ही पॉइंट पर वाक़ई होते हैं, जिधर सी एम होता है उधर सी जी भी होता है। लेकिन चूँकि वेट जो है वो चेंज हो रहा होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ, तो जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स होगी
जी की वैल्यू चेंज हो रही होगी एक जगह से की निस्बत दूसरी जगह पर, तो ऐसी सूरत में अगर पहली जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसी थी तो सी एम और सी जी एक ही जगह पर थे बॉडी के। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो सी एम और सी जी होते हैं वो भी एक दूसरे की निस्बत चेंज हो जाते हैं। सी एम एक जगह पर हो जाता है और सी जी जो है वो दूसरी जगह पर चला जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। 10 का ऑप्शन नंबर सी है। तो स्टूडेंट्स ये थे यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर